मैंने अपना जो मोबाइल ऐप बनाया ये जॉब वालों के लिए मूव में तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी वो सफ़र कर रहे हैं, उस मोबाइल ऐप में वीडियो भी है, क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं सब्जेक्ट वाइज और पीडीएफ के क्लास नोट्स भी अटैच। तैयारी करना अब आसान हो गया है। जॉब वाले को भी अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करें। गाइडेंस लेना है, रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी का मोबाइल ऐप है, डाउनलोड करो। कम पैसे में आप वहाँ सारे लेक्चर्स देखो, पीडीएफ के नोट्स देखो और तैयारी पूरी करो। नमस्कार, रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। दोस्तों, कहते हैं ना, शिक्षा में बड़ी ताकत है और इसी से पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही सकारात्मक सोच को वाकई में सफल करके दिखाया और आज उनके सानिध्य में हजारों स्टूडेंट सक्सेस हो पाए हैं। तो आइए सर से मिलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू। और आप जानना चाहेंगे कि इसका शुरुआत आपने कैसे की और कैसे आपके मन में ख्याल आए? मैडम, सबसे पहले मैं भी कभी आईएएस एस्पिरेंट हुआ करता था और मैं अपने सपने को आकार देने के लिए दिल्ली की धरती पर सन 2002 में ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ये सपना देखा था। मोटिवेट कभी किसी आईएएस अधिकारी से ही हुआ और मैं वहाँ गया कि अब आईएएस बन के ही लौटूंगा जी। और दिल्ली के आबो हवा में मैंने अपने 16 साल बिताए और हॉस्टल लाइफ में ही मैं रहा। मैंने बहुत संघर्ष किया और आई एग्जॉस्टेड ऑल माई अटेम्प्ट्स एट द एज ऑफ 27। मैंने अपने अटेम्प्ट्स देते गए। मुझे ये था कि अटेम्प्ट्स बचा के नहीं रखना है और मुझे ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकालना है। मेरी तैयारी कुल ऐसी रही कि मैं हमेशा पढ़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। मैंने फुल तैयारी के साथ अपना हर एग्ज़ाम दिया। मैं मेंस इंटरव्यू हर एग्ज़ाम तक पहुंचा जी। लेकिन शायद मुझे एक शिक्षक ही बनना था। मैंने अपने इस पूरे तैयारी के दौरान इतने सारे बुक्स पढ़े, नॉलेज गेन किया और अल्टीमेटली मुझे आज टीचिंग करते हुए बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद भगवान का यही खेल है कि मुझे एक शिक्षक ही बनना था और शायद लाखों लोगों का भविष्य मैं इससे प्रभावित कर पाऊँ। और आईएएस प्रशासनिक अधिकारी की सेवा तो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। उसकी जो तुलना है वो किसी और से नहीं की जा सकती। लेकिन एक शिक्षक बनकर भी मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। और जो मेरे बच्चे अभी जेपीएससी में सफलता प्राप्त किए हैं, इसका पूरा कोई क्लेम मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे जब तक अपना सपना नहीं देखते, सबसे पहले तो सपना, आप देखिएगा कि मेरे कोचिंग का लोगो भी है ड्रीम, गाइडेंस और एफर्ट। तो पहले तो बच्चा सपना देखो और उस सपने के साथ गाइडेंस तुम्हें मेरा मिलेगा। और जब गाइडेंस मैं दे रहा हूँ तो एफर्ट तुम्हारा भी होगा और मेरा भी होगा। बिना तुम्हारे एफर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं भी तुम्हें एक टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, फ्रेमवर्क दूंगा, ताकि उस फ्रेमवर्क के अंदर तुम अपनी तैयारी कर सको और इस तरह तुम सफल हो। तो जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, अपने सपने को आकार दे रहे हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं तो बहुत सफल हुए, बहुत असफल हो गए। तो जब मैं असफल बच्चों का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मेरे यहाँ तो फेल भी किए, तो जब असफल बच्चों का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ तो सफल बच्चों का भी मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। ये सफलता असफलता सब उन पर निर्भर करता है। मैं बस एक फ्रेमवर्क दे सकता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट दे सकता हूँ। कोई मैं बड़े बड़े दावे में विश्वास नहीं रखता, मैं कोई भ्रामक प्रचार नहीं कर सकता। मेरा बस ये मोटिव है कि बच्चे को सही डायरेक्शन मिले, गाइडेंस सही मिले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर। और बाकी आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सार्थक वाली सोच है, जो आप निस्वार्थ भाव से बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। तो दोस्तों, ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें सर यही बात कहना चाह रहे हैं कि सपने आपके हैं और उन सपनों के साथ सर खुद को जीते हैं। एफर्ट आपको लगाना है और सर के गाइडलाइन को फॉलो करते रहना है। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी सर आपसे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाना होता है, जहाँ पे एडमिशन लेना होता है और तैयारी करनी होती है। ऐसे में होता क्या कि स्टूडेंट के साथ साथ ही पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि एडमिशन कहाँ लें, क्योंकि आज के दौर में मार्केट में इतने सारे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं
जिसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे वो सही तरीके से सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन लें? मैम, ये बिल्कुल बहुत सही बात आपने पूछी है कि आज एक बाजारीकरण शिक्षा का हो गया है, व्यवसाय बन गया है। कुछ लोग तो खुलकर कहते हैं कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, और उनको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं। लेकिन एक जो शिक्षक है, शिक्षक की जो गरिमा है, वह भी इस वजह से कुछ धूमिल हुई है। और मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको व्यवसाय लूं। देखिए, अर्थ सब जगह है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। लेकिन आज इस एकेडमी में शुरुआती दौर में भी मैं 11 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें 3 बच्चे बिल्कुल फ्री हैं और बाकी के 8 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ फीस अपनी इच्छानुसार दे रहे हैं। तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अभी, जिसमें कह रहा था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा अब राजा बनेगा। बहुत अच्छी मूवी थी वो, सुपर 30। कुछ वैसा ही इमोशन मेरा भी है, और मैं यही सोचता हूँ कि अब हर गरीब IAS बने जी। और इसी वजह से मैंने अभी अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और उस मोबाइल ऐप में सिर्फ 1000 रुपये के सब्सक्रिप्शन से ऑडियो वीडियो क्लासेस कम फीस में देकर गाँव के बच्चे, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, जहाँ के भी बच्चे, रांची, कहीं के भी बच्चे कम फीस देके उसकी शिक्षा ले सकते हैं। और इस मोबाइल ऐप ने इतने कम समय में बहुत सारे बच्चे, जैसे रांची के अलावा, झारखंड के अलावा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं। तो व्यवसाय जो है, व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन अगर एक शिक्षक अपनी गरिमा का ध्यान रखे, अपनी मर्यादा का ध्यान रखे, तो ये जो कोचिंग का व्यवसायीकरण हुआ है, माँ बाप कंफ्यूज कर रहे हैं कि किस कोचिंग में एडमिशन ले, तो सबसे पहले उन माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन के ज़माने में रह रहे हैं। आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छिप नहीं सकती। आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में। आप सबसे पहले उस कोचिंग में जाइए, उसके शिक्षकों की योग्यता का पता कीजिए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए। जब योग्यता पता लग जाए, उसके बाद आप अपने बच्चे को उसके क्लास में बैठाइए, और जब तक आपका बच्चा सेटिस्फाइड ना हो, आप अपना कीमती पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी, उस कोचिंग में मत दीजिए। तभी जब आपका पैसा दीजिए जब आपका बच्चा फुल्ली सेटिस्फाइड है। और यह मैं हर पेरेंट्स को, जो मेरे यहाँ भी आते हैं, मैं कहता हूँ अपने बच्चे को पहले क्लास में बिठाइए, पसंद आएगा फिर फीस की बात कीजिए। तो ये टीचर की गरिमा को बचा कर रखेगा। शायद मेरा सपना इसमें पूरा हो सके, और मैं व्यवसायीकरण को, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है कि इस झारखंड की धरती से पहले शुरुआत करूं कि इस व्यवसायीकरण को बंद करूं। जी, बहुत ही अच्छी आपने सोच रखी है सर। वाकई में एक शिक्षक होने के नाते हम कहते ही हैं कि टीचर जो है हमारे सोसाइटी के लिए वो आईना है जो अज्ञानता को दूर करती है और शिक्षा का ज्योत आगे बढ़ती जाती है। ऐसी सोच के साथ आप हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस विषय में ये बात आ जाती है सर, आपकी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई, दिल्ली में कई साल आपने रहा, वहाँ की वातावरण में रह के आपने अध्ययन किया, वहाँ पे एज ए टीचर आपने पढ़ाया। उसके बाद भी ना जाने क्यों दिल्ली आपको रहने के वजह आपको लगा कि हम झारखंड आए, और झारखंड के बच्चों के लिए आपने सोचा है। तो ये बहुत बड़ा सपना है सर, ऐसा क्यों? मैम, बच्चे झारखंड के हों, राजस्थान के हों, दिल्ली के हों, सब बच्चे बच्चियों को मैं एक नज़र से देखता हूँ। हाँ, झारखंड से मेरा प्यार, मोह है। मेरा बचपन जो है वो पतरातू में बीता। मेरे फादर वहाँ कंट्रोलर के पोस्ट पर थे, और मैंने अपना टिल 10th वहाँ अपना बिताया। मैंने सरस्वती विद्या मंदिर पतरातू थर्मल में अपना 10वीं तक का पढ़ाई किया। फिर यूँ हुआ कि जब हमारे एक बार प्रिंसिपल पूछ रहे थे कि कौन क्या करेगा, वो होता है ना कि प्री बोर्ड के पहले बच्चों से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो ऐसी कहानियाँ चल रही थी, क्लास में डिस्कशन हो रहा था। तो किसी ने कहा, उस समय कंप्यूटर का ज़माना था, BCA MCA लड़के खूब करते थे, और इंजीनियरिंग और मेडिकल तो आपको पता है बिहार झारखंड में सभी लोग करते हैं। सभी लोग के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर ही बने। तो मेरे क्लास के लड़के लड़कियां सभी कह रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई कंप्यूटर सीखेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। मैं सिर्फ क्लास का ऐसा अकेला लड़का था जिसने कहा कि IAS बनूंगा। तो सबने हंस दिया, सारे बच्चे ने हंस दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर
वाहवाही करी और उन्होंने कहा कि बहुत तो कैसे तुम ये सोच लिए। उनको लगा कि अरे सब में ये कैसे बोल रहा है कि आइए सुनना। तो कहीं ना कहीं जब आप सपना कोई देखते हैं तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है। मेरा भी मोटिवेशन रहा। मेरे अपने एक अंकल हैं, वो मजिस्ट्रेट से रिटायर हुए और मेरे और भी परिवार में लोग प्रशासनिक अधिकारी रहे। तो उनको जब मैंने देखा और उनके संसर्ग में आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है। उस मोटिवेशन को मैंने कैच किया और अपना सपना ये सोच लिया कि मैं IAS बनूंगा। और ये सोच के मैं दिल्ली तो निकल गया, लेकिन दिल्ली की जो परेशानियां मैंने देखी, आज दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक स्टूडेंट की 15 से 20 हज़ार रुपये है। अगर लड़कियां जाती हैं दिल्ली पढ़ने तो उनको 20 हज़ार से तो ज़्यादा ही लगता है। इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करना हर माँ बाप के बस की बात नहीं, और महंगी फीस तो वो अलग से है। तो मेरा चूंकि इधर से बचपन बीता और मेरा झारखंड में क्लाइमेट आप देख लीजिए, हजारीबाग की धरती को इसलिए मैंने चुना, चारों तरफ फॉरेस्ट। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि एक गुरुकुल की तरह यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सही कहा। और यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग मात्र मतलब बच्चे यहाँ 3500 से 4000 में रह लेते हैं। अभी मेरे पास धनबाद से और भी बाहर से बच्चे, कलकत्ता के बच्चे यहाँ एडमिशन लिए। उनको हजारीबाग पता नहीं था, उनको गूगल करना पड़ा, ढूंढना पड़ा कि हजारीबाग है कहाँ। मैंने कहा कि चलो तुम रांची पहुंचो, वहां से मैं तुम्हें पिक ड्रॉप की फैसिलिटी दूंगा, तुम पहली बार आओ जी। तो ऐसा हो रहा है कि बच्चों को हजारीबाग पता नहीं, लेकिन यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होना और हजारीबाग का इतिहास शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद हजारीबाग शिक्षा में बहुत अव्वल रहा है। तो मेरा लगा कि ये गुरुकुल का इन्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जो दिल्ली UPSC का पर्याय बना हुआ था उसको मैं बदल दूंगा, मैं हजारीबाग को UPSC का पर्याय बनाऊंगा। और आगे चलकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे 4-5 सालों में इस हजारीबाग में दूर दराज से लोग, शहरों से लोग, मेट्रो सिटी से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे सर, और आपकी ये दृढ़ निश्चय के साथ जो आपने सपना देखा है बहुत जल्द पूरे होंगे। और वाकई सर अगर चाहते तो दिल्ली में रह के अपने आप की एक अलग मिसाल बना सकते थे, लेकिन उनका सपना था कि झारखंड की धरती पे वापस लौटे जहां बचपन बीता था, और बचपन का जो सपना था उन बचपन में और जो बच्चे हैं उनके सपने पूरा करना था। जिसलिए आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में सर ने किस तरह से अपनी सफलता का परचम लहरा चुके हैं। तो अब जानना चाहेंगे आपसे सर ये कि JPSC और UPSC ये दोनों राज्यों के जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसके जो सिलेबस होते हैं और इस सिलेबस में क्या कुछ खासियत होती है, किस तरह से पढ़ना पड़ता है, टाइम टेकिंग क्या होता है, और स्टूडेंट को इसके साथ और विकल्प क्या क्या लेके चलना चाहिए। देखिए UPSC संघ लोक सेवा आयोग है, केंद्र सरकार के अंदर इसकी बहाली होती है। JPSC झारखंड राज्य का है। मेरे आप देखिएगा फ्लैक्स में कहीं भी UPSC और /JPSC लिखा होता है। मैंने BPSC नहीं लिखा है, मैंने MPPSC PCS नहीं लिखा है, मैंने लिखा है UPSC JPSC। अगर यही रामाकृष्णा का ब्रांच मैं बिहार में खोलूंगा, वहां मैं लिखूंगा UPSC और / देके BPSC। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे उलझे ना। आज की डेट में क्या है, बच्चों को एक नौकरी चाहिए सबसे पहले। तो क्या होता है, जिस भी एग्जाम का फॉर्म निकलता है वो फॉर्म भर देते हैं और इस चक्कर में उनकी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती। आज झारखंड के बच्चे अगर UPSC की तैयारी करते हैं और साथ साथ सिर्फ वो एक झारखंड विशेष, झारखंड स्पेशल सेक्शन को कर लेते हैं, तो उनका JPSC का भी एग्जाम देने का सपना पूरा हो सकता है। मतलब तैयारी UPSC की करें, 6 अटेम्प्ट UPSC में मिल रहे हैं। जब भी JPSC की बहाली आती है तो सिर्फ झारखंड विशेष तैयारी करके वो JPSC का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने झारखंड के लिए अपने में ये बोर्ड में लगाया है कि UPSC JPSC, ताकि उन बच्चों को अवसर मिले। और मैं सिर्फ लिमिटेड अवसर UPSC और JPSC तक उनको रोक के रख रहा हूँ, मैं BPSC नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि जब झारखंड के बच्चे BPSC में उलझेंगे तो फिर उनको एक अलग सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो कभी वो बिहार भागेंगे एग्जाम देने, कभी झारखंड का, और कभी संघ लोक सेवा आयोग की। तो मैं उनका फोकस, कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह करना चाहता हूँ कि गिव योर बेस्ट, अपना परिश्रम करो, पूरी मेहनत करो, एक जगह पे फोकस करो और देखो कैसे एग्जाम निकलता। अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है। बिहार में भी अगर बिहार के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन तो वहां भी आपको एक नए सिरे से बिहार के बारे में फिर पढ़ना होगा। इससे अच्छा है कि अपनी जितनी भी एनर्जी है उसका फोकस एक जगह लगाओ। यही अगर BPSC पटना में मेरा कोचिंग अगर आगे चलकर खुलता है
तो पटना में बीपीएससी, तो बच्चे को होगा कि यूपीएससी के साथ वो बीपीएससी देते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो रेगुलर होता है, नियमित होता है, हर साल होता है। जेपीएससी ऐसा है कि जो 4 साल, देखिए अभी 6th जेपीएससी को आने में 4 साल लगते। तो अगर बच्चा जेपीएससी की सिर्फ तैयारी करता है तो वो भी, उसको अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं मिलेंगे। आगे चलकर वो घबराएगा, उसको पेरेंटल प्रेशर मिलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इतने साल से तैयारी कर रहे हो। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो डीएसपी बनना चाहता है झारखंड में, वो पिछले 2 बार से वो मेंस लिख रहा है, दोनों जेपीएससी में। एज भी हो गई है उसकी, लेकिन वो सिर्फ जेपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है, और जिसकी वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक है। यही अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता तो शायद उसको 6 अटेम्प्ट यूपीएससी में भी देने मिलते, जेपीएससी में भी देता, तो कहीं ना कहीं उसके अवसर मिल जाते, बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। जी। तो बिल्कुल सर, ये जो गाइडलाइन है जैसे बता रहे हैं कि सिर्फ जेपीएससी में ही आप पढ़े ना रहें, यूपीएससी की और ध्यान में रहें, और साथ ही साथ वो करते रहेंगे ऑप्शन लेते हुए, तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे, समय की भी बचत होगी और सक्सेस तो होना ही है। और अब ये भी जान लेंगे सर आपसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वक्त की कमी हो या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या परिस्थिति कुछ ऐसी हो, तो क्या सेल्फ स्टडी आज के दौर में सफलता दिलाने में कहाँ तक कारगर है? मैम, ट्रूली स्पीकिंग, यू कैन इग्नोर कोचिंग बट यू कांट इग्नोर सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग मत जाओ, कोचिंग जरूरी नहीं है, आप एक शिक्षक खोज लो, एक मेंटर खोज लो, एक सीनियर खोज लो जो आपको गाइड कर सके, यह ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी के बिना आईएएस आईपीएस बन जाओगे, जेपीएससी निकाल लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। कोचिंग बस एक डायरेक्शन देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, और जिन बच्चे जैसे जॉब में हैं, जॉब वालों को समय नहीं है, तो कोचिंग कैसे आए? अब उनको भी गाइडेंस चाहिए, बिना गाइडेंस, बहुत जॉब वाले बच्चे मुझे फोन करते थे। और ये समझिए कि ये जो कोरोना क्राइसिस हुई है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज ये लेकर आई है कि आज की डेट में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, सब लोग ऑनलाइन हो रहे हैं। मैंने भी इसी क्राइसिस में अपना अपॉर्चुनिटी निकाला, मैंने अपना जो मोबाइल ऐप बनाया, ये जॉब वालों के लिए मूव में तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी वो सफर कर रहे हैं। उस मोबाइल ऐप में वीडियो भी है, क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं सब्जेक्ट वाइज, और पीडीएफ के क्लास नोट्स भी अटैच। इसका मतलब कि बाधाएं, जैसे आप समझ रहे हो कि सेल्फ स्टडी के अलावा मुझे कहीं डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के तहत एजुकेशन रिवॉल्यूशन हो गया। टेक्नोलॉजी का सहारा एजुकेशन ने ले लिया, अब आप ऑन मूव में तैयारी कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो तैयारी करना अब आसान हो गया है। जॉब वाले को भी अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। गाइडेंस लेना है, रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी का मोबाइल ऐप है, डाउनलोड करो, कम पैसे में आप वहाँ सारे लेक्चर्स देखो, पीडीएफ के नोट्स देखो और तैयारी पूरी करो। क्या बात है। तो बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को एकदम बारीकी से बता रहे हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। अगर ऐसे आप ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे तो सक्सेस तो होना ही है। और सबसे खास बात है कि आज जो है बदलते युग में बहुत कुछ बदलाव आया है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आई है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के कारण आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कहीं और चीज़ों में बिजी हैं, अपने आप को रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ अगर स्टडी भी करना है, तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि मोबाइल ऐप्स का सहारा आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। हमें उम्मीद है कि इन तमाम तरह की जानकारियों का आप बिल्कुल लाभ उठाएंगे। अब सर से लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहेंगे जो खास तौर पर स्टूडेंट में होनी चाहिए, खास करके सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए। उस टिप्स आप सर दे दे ताकि वो अपने दिमाग में ऐसे बैठा ले ताकि उसकी गाइडलाइन को लेते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। देखिए मैम, सपना सब लोग देखते हैं, आईएएस बनना सब कोई चाहता है, जेपीएससी की तैयारी सब लोग करना चाहते हैं। एक उमंग होता है, जैसे ही फॉर्म निकलता है सारे लोग फॉर्म भरते हैं। अब देखिए कोचिंग खुल गई है, एक से एक कोचिंग खुले हुए हैं, प्रचार तंत्र काम कर रहा है, बच्चों को लुभाने के लिए काम कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सड़क पर चलते हैं, कोचिंग की तरफ देखते हैं सर उठा के, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी, बहुत सारे। लेकिन उसमें से बहुत आधे बच्चे तो नहीं आते, आधे बच्चे सड़क पे फिर आगे बढ़कर निकल जाते हैं। उसमें से आधे बच्चे कोचिंग तक भी पहुंच जाते हैं कि मुझे कोई मेरे सपने को आकार दे दे। वो तराशते रहते हैं, वो खोजते रहते हैं कि कोई मुझे तराशने वाला मिल जाए। तराशते तराशते जब वो कोचिंग में पहुंचते हैं तो उसमें से 50% में मैम 40% कोचिंग में आते हैं और चले जाते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। उनमें सीरियसनेस, मोटिवेशन नहीं रह पाता है।
कभी उनको डर लग जाता है, और डर लगने का ये कारण है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस इतना बड़ा है कि लोग सिलेबस देख के डर जाते हैं। अभी जो झारखंड जेपीएससी का मेंस का सिलेबस है, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कहेंगे मुझे से नहीं हो पाएगा। इवन कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर सिलेबस है या ये कोई बुक लिखा हुआ है। तो सिलेबस बड़ा है और नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने ज़्यादा हैं, तैयारी के लिए समय चाहिए होता है। अब इसमें एक मिथ है ये कि तैयारी करने के लिए समय चाहिए होता है। कुछ लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नज़रिया बदलो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट प्रिपरेशन करो। 8 से 10 महीने में जेपीएससी की तैयारी करो। यूपीएससी के लिए यू हैव टू डिवोट कंप्लीट 1 ईयर डेडिकेशन। 1 साल की तैयारी यूपीएससी के लिए दो, लेकिन 1 साल की तैयारी का मतलब कंप्लीट डेडिकेशन। कंप्लीट डेडिकेशन का मतलब कि आप अगर गुरुकुल में आ गए तो आप यहीं के होके रहिए 1 साल। न मामा की शादी में जानी है, न चाचा की शादी में जानी है, आपको तैयारी करनी है। नॉट ए सिंगल डे ब्रेक। मैम, when we prepared for civil services, we took a single break on Deepavali. Oh my God. Only 1 single day. तो कुछ लोग जो सीरियसनेस को नहीं समझते, वो तैयारी करते हैं और कहीं कुछ फंक्शन है 3 दिन के लिए निकल गए। कंप्लीट डेडिकेशन का मैं मतलब कह रहा हूँ 8 से 10 महीने में जेपीएस निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए 8 से 10 महीने दो, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट प्रिपरेशन। यूपीएससी के लिए 1 साल दो, और जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाती है तो तुम कुछ जॉब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बैठे रहो, जॉब भी कर सकते हो, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि तुम कुछ और मत सोचो कि मैं तो अभी यही कर रहा हूँ। प्लान बी भी एक बनाना चाहिए, लेकिन ओवर इम्फेसिस ऑन प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि आईएएस की तैयारी करते, जेपीएससी की तैयारी करते, बैंक भी दे लेते हैं, लेकिन उस बैंक को देने से पहले 1 साल यूपीएससी को दे लो, 8 से 10 महीने जेपीएससी को दे लो। जब तैयारी पूरी हो जाए तो फिर बैंक का भी फॉर्म भर देना। लेकिन साथ साथ तुम्हारी जब तैयारी हो गई है तो तुम्हें रिवीजन करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तैयारी 8 से 10 महीने में स्मार्टली कैसे हो। इसके लिए मैं बच्चों को बोलूँगा कि रिवाइज द लिमिटेड कंटेंट्स अगेन एंड अगेन। फर्स्ट यू शुड लिमिट कंटेंट। अब इतने सारे बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, सारे कोचिंग के नोट्स को खरीद के वो ले आते हैं। ऐसा नहीं करना। पहले ये डिसाइड करो कि मैं इस सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, उसको डिसाइड करो। देन रिवाइज द लिमिटेड कंटेंट अगेन एंड अगेन। व्हेन यू विल डू दिस, देन ओनली यू विल रिकॉल ऑल दोज थिंग्स इन योर फाइनल एग्जाम। अदरवाइज इफ यू रीड अ लॉट, यू विल नॉट एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स इन एग्जाम। ऐसा होता है। बच्चे पढ़ते बहुत हैं, तैयारी तो सब कर रहे हैं। वो 10% जो मैंने कहा लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत हैं, रिकॉल नहीं कर पाते। उनको जरूरी है स्मार्ट प्रिपरेशन करना। स्टार्टिंग से ही आपको करना। बिल्कुल। सपना देखा है तो उसको आकार देना होगा, स्मार्टली देना होगा, और तभी जाके उनको मंजिल मिलेगी। अगर वो सोचेंगे कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने बोल दिया है कोई सीनियर, हम पढ़ें ही, तो नहीं होगा। 6 to 12 के एनसीईआरटीज में कुछ चैप्टर स्मार्टली पढ़ने हैं तो फिर हो जाएगा, क्योंकि उस चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो ये तैयारी में होनी चाहिए कि कंटेंट को लिमिट किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत बारीकी से हर पॉइंट को एकदम क्लियर कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रोग्राम को देख के अगर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन करें तो बिल्कुल आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। और उलझना नहीं है, सपना देखना है और सपने को आकार देना है। और मैं आप साथ में ये भी कहूँगी, उस सपना जो आपने देखा, जिसको आकार दिया, उस आकार के साथ खुद को जीना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो एक बार पुनः आपको सर ढेर सारी बधाई आपके तमाम स्टूडेंट की सफलता के लिए, और आगे भी आपकी इसी ऊर्जा और इसी डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट आपके साथ सफल होते रहें और आप ऐसे ही हमारे झारखंड को रोशन करते रहें। तो दोस्तों, ये थी, आपने देखा किस तरह से आप सफल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में बड़ी ताकत होती है, इसी ताकत के साथ आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर की बातों को अमल करते हुए कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें और अपने सपनों को साकार होते देर नहीं लगेगी। तो ये थी एक सक्सेस कहानी जो आपने देखा, और आप भी सक्सेस हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।